वो एक गरीब का घर था। शारदा बैठी हुई थी और गोबर मल रही थी। तभी शारदा के घर में जो नौकरानी काम करती थी कमला, वो भागते हुए बाहर निकल आती है। क्या हुआ कमला, तुम इस तरह अंदर से भागते हुए बाहर क्यों आई? मालकिन, आपसे मिलने के लिए अमेरिका से एक महिला आई है, गेट के पास खड़ी है। उसे मैं अंदर ले आऊं क्या? एक अंग्रेजन मुझसे मिलने आई है? तुम गाय खाने वाली बिचाली खाली हो क्या, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं कहूंगी तो आपको भरोसा नहीं होगा। ठीक है, मैं उन्हें अंदर लेके आती हूँ। इस तरह कहकर वो बाहर निकल आती है, जहाँ घर के बाहर एक महंगी गाड़ी और अमेरिका से आई अनामिका खड़ी थी। कमला आंटी, आपकी मालकिन ने क्या कहा? वो मेरी मालकिन नहीं, इस गांव की सबसे बुजुर्ग है। उनका नाम है शारदा। थोड़ा इज्जत से बात करो। चलो मैडम के पास चलो, वो दिल की बड़ी अच्छी है। जो भी उनके पास मदद के लिए आता है वो उन्हें जरूर मदद करती है। हर किसी को वो अपना समझती है। पैसे फेंकने पे सब लोग आते हैं कमला आंटी, चलिए चलते हैं। इस तरह से कहकर कमला के साथ शारदा के पास अनामिका जाती है, पर वहाँ गोबर की बदबू से अनामिका को उल्टियाँ आने लगती है। वो अपने आँख नाक सब बंद कर लेती है। छी, अभी भी ये गांव की जिंदगी बदली नहीं ना। अनामिका के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। उधर अमेरिका में अपने घर में बीमार होने के कारण बिस्तर पे लेटे हुए थे महान व्यापारी सुदर्शन, और उनकी जांच कर रहे थे डॉक्टर रमेश। कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है क्या डॉक्टर साहब? हाँ सर, पिछले हफ्ते से यह हफ्ता काफी बेहतर है। इसी तरह अगर आप ज्यादा परेशान और चिंतित ना रहे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेरे लिए कुछ खास परेशानी नहीं है, सारी परेशानी मेरी बेटी अनामिका को लेके है। आपको कुछ हो गया तो उसे क्या होगा, एक बार सोचा है आपने? इंडिया में उसे एक डेयरी फार्म शुरू करना है, जहाँ कम भाव में गरीबों को वो दूध बेचा करेगी। यही मेरा सपना है। इसीलिए तो अनामिका मैडम को आपने इंडिया भेजा है। बहुत जल्द वो वापस आकर खुशखबरी देंगी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं भी उस खुशखबरी के इंतजार में हूँ। आपको खुश होना चाहिए, आपका डेयरी फार्म का सपना सच होने वाला है। वो बहुत अच्छा नाम कमाएगी। इधर रमेश और सुदर्शन बात कर रहे होते हैं। उधर शारदा गोबर सानते हुए अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहती है, तुम अमेरिका से आई हो ना, इसीलिए छी लग रहा है। तुम्हें गोबर से बदबू आ रही है। कमला आंटी, मुझे ये बदबू बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। उन्हें कहिए जरा बाहर आने के लिए। कमला, मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं पे रुकूंगी। वो क्यों आई है हमारे गांव, उसे पूछो और कहो यहाँ से जाने के लिए। अगर आप नहीं तो मैं किसी और से पूछ लूंगी। मुझे डेयरी फार्म शुरू करना है, पर मैं उन लोगों से बात नहीं करती हूँ जो गोबर मलते रहते हैं। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। अनामिका गुस्से से कह ही रही थी, तभी कमला बीच में घुस के कहती है, बेटा अनामिका, यहाँ पे जहाँ भी जाओगी हमारी शारदा मैडम का ही नाम लिया जाएगा। इसके अलावा कोई कुछ नहीं करेगा, ना ही वो अपने बारे में कुछ बताएंगे। उल्टा अगर आप कहेंगी कि डेयरी फार्म शुरू करना है तो कहेंगे कि हमारा जमीन छीन ली है और पत्थर से मारने लगेंगे। वो इस तरह कह रही थी, तभी भी शारदा गोबर साने जा रही थी। अनामिका असहाय और दुखी होकर खड़ी थी। ये कल्पना कर शारदा मन ही मन बहुत खुश होती है। अरे वाह, मैं सोच रही थी तुम्हारे ऊपर अगर लोग गोबर फेंकेंगे तो मुझे कितना आनंद मिलेगा। तुम्हारे पूरे शरीर पे गोबर लगने पे तुम और खूबसूरत दिखोगी। इतना कहकर शारदा जोर जोर से हंसने लगती है। उधर खेत किनारे प्रसाद दुखी और असहाय होकर बैठे हुए होते हैं। क्या शारदा, अभी तक तुम खाना नहीं ले आई? तुम अपने पति को भूल गई हो क्या? ये सोचकर वो अपनी जेब से फोन निकालते हैं और शारदा को फोन लगाते हैं। जब शारदा हंस रही थी, अनामिका अपने गुस्से को काबू में करते हुए, जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोग गांव वाले हैं। पिताजी को भी बार बार समझाया था, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और यहाँ भेज दिया। अब कोई चारा नहीं, मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए तुम्हें? मेरे पिताजी चाहते हैं यहाँ पे एक डेयरी फार्म शुरू करना। उसके लिए कितनी जगह चाहिए, दूध के बारे में जानकारी लेके मुझे वापस जाना है।
तुम्हें गोबर से इतनी दिक्कत है तो डेयरी फार्म कैसे चलेगा? तुम सिर्फ घूमते ही रह जाओगी। जाके पिताजी को भेजो। डेयरी फार्म शुरू करने के लिए यहाँ अगर आप मुझे सारी जानकारी देंगी या फिर थोड़ी मदद करेंगी तो पिताजी यहाँ पर आएंगे। वो कह ही रही थी, तभी कमला शारदा का बजता हुआ मोबाइल फोन लेकर वहाँ पर आती है। मालकिन, खेत से फोन आ रहा है। इस तरह कहकर वो मोबाइल फोन शारदा को दे देती है। शारदा फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। अनामिका शारदा को खड़ी खोटी सुनाती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर अनामिका अमेरिका वापस चली जाती है और जाके सुदर्शन के पास बैठती है। अनु, जिस काम के लिए गई थी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ पिताजी। डेयरी के लिए मैं गांव में गई थी। वहाँ शारदा नाम की एक महिला मिली जो कि गोबर गूंथ रही थी। लग रहा था कि उस गांव में जो भी वो कहती है वही होता है, पर मुझे उसका तौर तरीका पसंद नहीं आया। गांव की परिस्थिति वैसा ही होता है बेटा, लेकिन उन जैसा भला इंसान कोई नहीं होता। वो लोग किसान हैं। ये कह ही रहे थे तभी वहाँ पे डॉक्टर रमेश आ जाते हैं। वो नमस्ते कहते हैं और तबीयत के बारे में हालचाल लेते हैं। अनामिका रमेश को देखते ही शर्मा जाती है। सुदर्शन समझ जाते हैं कि उनकी बेटी रमेश से प्यार करती है। डॉक्टर राम, मेरी बेटी अनामिका आपसे कुछ बात करना चाहती है। ओके सर, बताइए अनामिका, आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? आपके पिताजी की सेहत अच्छी है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। वो बात नहीं डॉक्टर साहब, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। समझ गया सर, पर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। झूठ मत कहिएगा राम कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, पर मेरी माँ एक लड़की को पसंद कर रखी है और उसे ही बहू बनाना चाहती है। बस मुझे वहाँ पे जाना है और उससे शादी करनी है। रमेश की बातें सुनकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। सुदर्शन कुछ नहीं बोलते हैं। फिर अनामिका कहने लगती है, आपकी माँ की पसंद ही सब कुछ है क्या? आपकी पसंद नापसंद कुछ नहीं है? नहीं अनु, मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। वो जो कहती है मैं वही करता हूँ। इस तरह वो कहता है। फिर अनामिका रमेश के माता पिता के बारे में पूरी जानकारी लेती है। रमेश वहाँ से चला जाता है। पिताजी, मैं फिर से इंडिया जाना चाहती हूँ। इस बार मैं राम की माँ से मिलूंगी। वो जैसा कहेंगी उनके कहे मुताबिक मैं सब कुछ करूंगी। मैं वो सब कुछ करूंगी जिससे मैं राम के लायक बन सकूं। मैं राम को फिर जीत लूंगी। ओके बेबी, ध्यान रखना। इस तरह कहने के बाद अनामिका सीधा फ्लाइट पकड़ के अमेरिका से रमेश के घर पे आ जाती है। उधर घर के सामने शारदा अमृता को पसंद करती थी, उससे बातचीत कर रही होती है। तभी वहाँ पे अनामिका आके हाजिर होती है। अनामिका को देखती शारदा पहचान लेती है, पर अनामिका दुखी हो जाती है और मनी मन सोचती है, ओह शिट, यही राम की माँ है। अब तो मैं राम से शादी नहीं कर सकती। जब मैं आई थी तब जैसे तैसे बात की थी, गोबर देखकर परेशान हो गई थी। अब मैं फिर से आई हूँ ये पूछने के लिए कि मैं राम से शादी करना चाहती हूँ। सोच ही रही थी तब तक। अनामिका, अभी भी तुम यहाँ क्यों हो? इधर आओ। अनामिका बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप उनके पास जाती है। अनामिका, याद है ना मैंने क्या कहा था? जरा ध्यान रखना। ठीक है आंटी। तब तक वहाँ से अमृता जाने लगती है। अमेरिका में मेरे बेटे रमेश से तुम प्यार की, फिर इंडिया आई हो ताकि मैं जो कहूँ वो तुम करो और मैं स्वीकार लूँ। ये सब आपको कैसे पता चला? बेटे ने फोन करके सब कुछ बताया है बहू। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है और सीधा जाके वो प्रसाद के पैरों पे गिर जाती है। चाहे पैरों पे कितना भी पड़ो, लेकिन शादी तो नहीं हो सकती है ना। शारदा की बातें सुन के प्रसाद और अनामिका दोनों खुश होते हैं। जैसा कि मैंने कहा बहू, तो बहू को ढेर सारा काम करना होता है। अगर वो करोगी तभी बहू बन पाओगी। कहिए ना माँ जी, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। इस तरह कहने पे अनामिका को वो गोबर का ढेर दिखाती है। वो देखने के बाद अनामिका को दोबारा ना नफरत होती है ना बदबू आती है। अनामिका मुस्कुराते हुए उनकी बातों को स्वीकारती है। कारण यही था कि बस उसे रमेश का प्यार मिले। हमें गोबर से ठेपला बनाना है ना, उस दिन जो आप बना रही थी। इस तरह कहकर अनामिका देर ना करते हुए जल्दी से जाके गोबर को गूंथने लगती है। ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है और मनी मन सोचने लगती है, बेटे के प्यार के लिए अमेरिका में रहने वाली लड़की ये सब कुछ कर रही है।
इस तरह सोचते हुए फिर एक अच्छा मुहूर्त देखकर रमेश और अनामिका की बड़ी ही धूमधाम से शारदा, प्रसाद और सुदर्शन शादी करवाते हैं। उस दिन के बाद से सास बहू एक साथ मिलके गोबर को साना करती थी और उससे थेपला बनाया करती थी और इस तरह अनामिका रमेश के प्यार को पाने के लिए सबका दिल जीत लेती है। गांव के बीच में एक पेड़ के नीचे शारदा बैठ के रो रही थी। शारदा को आगे चारों तरफ से महिलाएं घेर लेती है, जैसे गुड़ को मक्खियां घेरती है। क्या हुआ शारदा, ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर तुम क्यों रो रही हो? इस गांव में किसी को वैसा दुख ना हो जो मुझे है। इस दुख को अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मुझे थोड़ा जहर ला दो, तुम लोगों को पुण्य होगा। इतना कहकर शारदा फिर से रोने लगती है। इस तरह बिना बताए रोगी तो हमें कैसे पता चलेगा क्या हुआ? पहले मुद्दा बताओ, तब तो पता चलेगा जहर देना है कि नहीं। मैं अगर बता भी दूं तो तुम नहीं समझ पाओगी नागमणि। तुम मुझे बस जहर ला दो, मैं जीना नहीं चाहती, अब मैं मरना चाहती हूँ। किसने कहा जहर खा लो और अपनी जान दे दो शारदा? कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ही मरने की जल्दी है तो हम तुम्हें क्यों रोके? गांव के बाहर में कुआं है, थोड़ा सा मेहनत करके उठो और जाके वहाँ कूद जाओ। ये सुनकर शारदा उसे देखते हुए कहती है, अरे बेवकूफ औरत, बिना पानी के कुएं में कैसे मरूं मैं? उस गांव में एक राक्षसी रहती है जो कि खून पीती है। गन्ने के साथ साथ वो आक्रमण करेगी और तुम खाते हुए देखना, तब तुम्हें पता चलेगा। बाहर तुम लोग और घर में मेरी बहू। मैं सर का ताज हूँ क्या, जिसे जब चाहे वो कर लिया? तुम लोग बेवकूफ लोग मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। असली बात ना बताकर ये सब आलतू फालतू क्यों कह रही हो शारदा? मेरे मेहनत के कमाए हुए पैसों को मेरी बहू अनामिका अपने मोमो के व्यापार में लगा के सब बर्बाद कर रही है। मैं उसे रोकने जा रही हूँ तो उल्टा मेरे पे नाराज हो रही है। कहते कहते शारदा की आंखें भर आती हैं। मत रहो शारदा, कल सुबह हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारी बहू को सबक सिखाएंगे। तुम मत रहो, घर जाओ। कल तक क्यों इंतजार करना पड़ना? मेरी बहू मोमोज के ठेले पे ही होगी। जाओ वहाँ, उसे शक्ति से पूछो और सबक सिखाओ। ठीक है शारदा। इस तरह कहने पे आसपास जितनी महिलाएं थी सब वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर शारदा मनी मन बहुत खुश होती है। सब बेवकूफ महिलाएं सोचने लगी कि मैं सच में रो रही हूँ। अब ये जाएंगी और मेरी मोमो बहुरानी को सही सबक सिखाएंगी। मैं इतना बार समझाई, वो नहीं समझी ना। मेहनत से कमाए हुए पैसों से बिना मुनाफे वाला मोमोज का व्यापार शुरू की। वो देखकर मोमोज भी हंसते हैं। अब चाहे कुछ भी हो, मेरा नाटक तो काम कर गया। इस तरह कहते हुए शारदा चलते हुए अपने घर वापस लौट जाती है। उधर अनामिका मोमोज के ठेले पे दुखी बैठकर बस रास्ता देख रही थी। माइक पकड़ के मैंने लोगों को कितना बुलाया, पर कोई मोमोज खाने नहीं आया। ऐसा सोच ही रही थी, तभी कमला, नागमणि और अपर्णा तीनों मोमोज के ठेले की तरफ जाती है। उन्हें देखकर अनामिका खुश होती है कि चलो मेरा व्यापार थोड़ा चल पड़ा। आइए आइए, आप लोगों को कौन सा मोमोज चाहिए? देख के लग रहा है कि आप लोग सभी बहुत ज्यादा भूखी हैं। घास का मोमो है अनामिका। घास का मोमो क्या होता है चाची? असल में बहू, तुम तरह तरह से काम करती हो ना। जैसे मत करो का मतलब तुम्हारे लिए हाँ होता है, ना का मतलब भी हाँ होता है। चाहे बड़े कितना भी कहे, तुम तो सुनती नहीं। नागमणि के इस तरह से कहने पर अनामिका समझ जाती है कि वो सब यहाँ पर क्यों आई है। फिर वो मनी मन सोचने लगती है। लगता है सासू माँ इनके पास जाके कही है कि मैं मेहनत के पैसे को बर्बाद कर रही हूँ मोमो के ठेले का व्यापार करके, और कहा होगा कि जाओ उसको जाके रोको, और इसीलिए इन लोग यहाँ पे आई है। इस तरह सोचते हुए वो बड़बड़ाने लगती है। अरे चाची सास, अगर आप पहले ही बता देती कि आप लोग यहाँ आ रही हैं, तो मैं आप लोगों के लिए पहले से ही घास मोमो बना के रखती। मेरी सासू माँ भी कहती है कि आपका चेहरा बिल्कुल घास जैसा ही लगता है। उसके इस तरह से कहने के बावजूद किसी ने भी उसकी एक भी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अरे नागमणि, मुझे तो लग रहा है ये सास बहू हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। इस तरह कहने के बाद वहाँ से वो चली जाती है। ये देखकर अनामिका बहुत हंसती है।
मेरी सासू माँ ने जरूर इन्हें मेरे बारे में कुछ कहा होगा, इसीलिए यहाँ पे आई थी। पर इन लोगों को ये नहीं पता कि मैं किसी का भी दिमाग अच्छे से घुमा सकती हूँ। इस तरह सोचने के बाद वो देखती है मोहन बाइक से जा रहा है। फिर तुरंत दुखी भाव करते हुए वो कहती है, सासू माँ की तकलीफ समझ सकती हूँ, पर मेरे पास करने का कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था मोमो का व्यापार करके मैं अच्छे से अपने परिवार का देखभाल करूंगी, पर ईश्वर भी मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। मोमो का व्यापार ठीक से चल नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं इस तरह से अपनी सासू माँ को दुखी नहीं कर सकती। इस तरह कहते कहते दुकान के ऊपर उसे अपना मोबाइल दिखता है। तभी अपर्णा का कहा हुआ घास मोमो उसे याद आती है। क्या सच में घास मोमो होते हैं? तुरंत अपने मोबाइल पे वो यूट्यूब खोलती है और घास मोमो सर्च करने लगती है। घास मोमो तो उसे कहीं नहीं मिला, पर व्हीट ग्रास उसे जरूर मिल गया। घास मोमो तो मुझे नहीं मिला, पर व्हीट ग्रास मिला, जिसके बहुत फायदे हैं। वैसे व्हीट ग्रास से और क्या फायदे हैं मुझे देखना होगा। इतना कहकर अनामिका वीडियोस देखने लगती है। वो ढूंढने लगती है कि व्हीट ग्रास में क्या क्या फायदे हैं। साथ में वो ये भी पढ़ती है कि व्हीट ग्रास कौन कौन खा नहीं सकता, कौन जूस ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। ये सब देखने के बाद अनामिका मन ही मन सोचने लगती है, व्हीट ग्रास के तो बहुत फायदे हैं, सेहत के लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे ज्यादा खा नहीं सकते, ना ही उसे जूस की तरह सेवन कर सकते हैं। अब से मैं इसी व्हीट ग्रास से मोमोज बना के बेचूंगी और सभी को इसके फायदे के बारे में भी बताऊंगी। इस तरह अनामिका फैसला लेती है और उसके बाद मोमो का ठेला लेकर वो घर लौट आती है। रात के वक्त सासू माँ और बहू रानी शारदा अनामिका बगीचे में एक बेंच के ऊपर बैठी होती है। क्या बहू, तुमने कहा कुछ जरूरी बात करनी है? मैं सोने जा रही थी, मुझे नींद से जगा के यहाँ ला कर तुम बैठा दी। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, आपने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए, उसे बचाए, और उन पैसों से मैंने मोमोज का ठेला खोलकर सब बर्बाद कर दिया। इतने दिनों के बाद तुम्हारी अकल आई है? नहीं माँ जी, बस अभी अभी मेरा दिमाग ठीक से काम करने लगा है। इतने दिनों से मैंने कई तरह के मोमोज बनाकर बेचा, पर घास का मोमोज नहीं बनाया। वो बनाऊंगी। ओहो, तो ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब तुम घास का मोमो बनाओगी? वो बात नहीं है माँ जी, मैंने व्हीट ग्रास के बारे में पढ़ा है। अब हम उस घास को उगाएंगे, उस घास से मैं आटा बनाऊंगी और उसी से मोमोज बनाकर बेचूंगी। व्हीट ग्रास को अगर खाया जाए तो वो सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो अब तुम घास उगाओगी और उसी घास से मोमोज बनाकर मुझे खिलाओगी? नहीं नहीं माँ जी, आपको नहीं, दूसरों को खिलाना होगा, पर उसके लिए थोड़े पैसे आपको देने पड़ेंगे। मुझे पहले ही लगा था तुम मुझे नींद से जगा के यहाँ बैठा रही हो। जरूर तुम मेरे साथ कुछ खिलवाड़ करोगी। वैसे भी जो पूरी तरह पानी में डूबा हो उसे ठंड क्या लगेगी। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन से ही छोटे छोटे ट्रे में व्हीट ग्रास उगाने का काम करने लगी अनामिका। फिर उन घास को सुखाकर वो आटा बनाती है और उस आटे से वो मोमोज बनाने लगती है। हर दिन की तरह उस दिन भी मोमोज का ठेला लेकर वो जाके सीधा उसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। व्हीट ग्रास के क्या क्या फायदे हैं, इस तरह से लिखकर वहाँ पे एक बड़ा सा बैनर वो लगा देती है। इसी के साथ वो एक माइक ले लेती है और फिर व्हीट ग्रास के क्या क्या फायदे हैं इस बारे में वो लगातार बताने लगती है। ये सब देखकर शारदा, बहू ये सब क्या है? ये गरीब बहू का व्हीट ग्रास मोमो का व्यापार सासू माँ। जब वो इसी तरह कह रही थी तभी जो लोग उस रास्ते से जा रहे थे उन्हें कुछ नया अनोखा चीज व्हीट ग्रास मोमोज दिखा तो वो वहीं पे आके रुक गए। अनामिका से वो बात करते हैं। बहुत ही धैर्य के साथ अनामिका व्हीट ग्रास से बने मोमोज के क्या क्या फायदे हैं सभी को बताती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि सेहत के लिए फायदेमंद था, इसीलिए सभी मोमोज भी खाते हैं। इस तरह एक के बाद एक लोग वहाँ पे आते हैं और मोमोज खा के जाते हैं। अनामिका का व्हीट ग्रास मोमोज का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। व्यापार में हो रहे मुनाफा को देखकर अब शारदा भी बहुत खुश होती है। देखो शारदा, हमारी बहू कितनी अक्लमंद है। मोमोज का व्यापार शुरू करके उसने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। कितनी बार उसे डांटा है, कहा है अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, सास को सम्मान नहीं करती। कितने लोगों से भी तुमने कहा है,
लेकिन आज देखो वो कैसे सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। हाँ जी, तब मुझे ऐसा लगा था, इसीलिए मैं कितना उसे डांट फटकार लगाती थी, पर अब नहीं लगता। अब लग रहा है कि वो सही कर रही है। कैसे बदलाव आ रहे हैं, आपने भी देखा ना। हाँ शारदा, बदला तो है। समय के साथ साथ तुम भी बदली हो, ये भी मुझे समझ में आ रहा है। चलो शांति, अब बच्चों को जाके स्कूल से ले आइए, मैं बहू के मोमो के ठेले से घुमाती हूँ। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। प्रसाद बच्चों को लेने स्कूल आते हैं। उधर गरीब बहू रानी का व्हीट ग्रास मोमोज अच्छे से बिकते देख शारदा बहुत खुश होती है। इस तरह अनामिका की व्हीट ग्रास मोमोज बनाने की नई तरकीब ने अनामिका के व्यापार को पूरी तरह से पलट कर रख दिया और वो सब खुशी खुशी जीने लगे। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।